Hello everyone in your physics class and my today's topic is impulse. Students, impulse is noted by I and it is a amount of large force exerted for a short intervals of time. So impulse basically is what? When a large force works on a body for a very small time interval, it is called impulsive force, impulse or impulsive force. And this impulsive force will be equals to force into time, and here this force is a average force. It is not a constant force, it is a variable force actually. So the force is variable actually, so we take the average of force. Okay, so this impulse will be equals to F average into time. Students, the one thing is very important. Okay, you should keep remember this thing. An impulsive force doesn't remain constant but change first from zero to maximum एंड देन फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो. जब एक गाड़ी का पहिया आपके पैर पर चढ़कर उतरता है तब उस केस में स्टूडेंट्स आप क्या देखते हैं, जब स्टार्टिंग में वो जब आपके पैर पर चढ़ता है तब उस केस में जो इम्पल्सिव फोर्स जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है एक्चुअली वो मिनिमम होती है, और जैसे ही आपके फुट पर टॉप पर पहुंचता है और इम्पल्सिव फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है. देन जब वो उतरता है तब उस केस में फिर उसकी इम्पल्सिव फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. तो इस केस में आप ये देखेंगे जो इम्पल्सिव फोर्स है वो एक वेरिएबल फोर्स होता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है बल्कि वो वेरिएबल होती है, मिनिमम से मैक्सिमम देन मैक्सिमम से मिनिमम एक्चुअली. सो वी हैव टेकन हियर एफ एवरेज. So the an impulsive force doesn't remain constant but change first from zero to maximum and then from maximum to zero. In such case we measure the total effect of force. तो इस केस में हम जब फोर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम टोटल इफेक्ट मेज़र करते हैं एक्चुअली, और टोटल इफेक्ट को मेज़र करने के लिए हम जितने भी सीगमेंट्स होते हैं, ओके, जो टोटल फोर्सेस हमें मिलते हैं मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम एक्चुअली, उन सब का हम सम लेते हैं. ठीक है, और सम लेने के लिए एक्चुअली हम करते क्या हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं एक्चुअली. ओके, विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो impulse of a force is a measure of total effect of force. Okay, we can find this impulsive force by taking the integration, okay, of the force with respect to time. Then I is equal to integration of force with respect to time, and limit goes from t1 to t2. Clear? ये इम्पल्स का फॉर्मूला एक अनदर फॉर्मूला जो आपका समझने के लिए एक्चुअली कि किस तरह से इम्पल्सिव फोर्स वेरिएबल होता है उसका, अगर हम टोटल इम्पल्सिव यानी टोटल इफेक्ट हमें फाइंड करना है तब उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं. आई इज इक्वल टू, ओके, इफ़ यू हैव गिवन द एवरेज वैल्यू, अगर हमें एवरेज वैल्यू गिवन है फोर्स की, ठीक है, तब उस केस में हम इस फॉर्मूले से इम्पल्स फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स in this topic I will tell you there are three formulas of impulsive force. One is this one, if you have given the average value, and if you have given actually the limits of time actually, then you will find the impulse by using this formula. Students, because impulsive force is a force, so that's why it is a vector quantity. And then you will write here this impulse is a vector quantity and its direction is same as that of force. जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में इम्पल्स की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी. ओके, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं डायमेंशन फार्मूला, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए. तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए होगा, और एम ए इसका जो यूनिट होगा वो किलोग्राम मीटर. ये आप डायमेंशन फार्मूला जो आप निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं, आपको मालूम है एम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम होता है, और एल का डायमेंशन फार्मूला बिकॉज ए इज एक्सेलरेशन, ए का डायमेंशन फार्मूला होगा ए एल टी माइनस टू, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला होगा. तो इस तरह से हमें जो एम ए का डायमेंशन फार्मूला मिलता है वो एम एल टी माइनस टू मिलता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक टी और है, तो इसलिए जो है जो इम्पल्सिव फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या बनेगा यहाँ से, एम एल टी माइनस वन. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर एक टी है, तो टी का पावर 1 प्लस है और यहाँ पर टी टू द पावर माइनस 2 है, सो इट बिकम्स एम एल टी माइनस 1. क्लियर? ऐसा यूनिट क्या होगा, इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का सेकंड है, सो द यूनिट विल बी न्यूटन सेकंड और किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स. क्लियर? किलोग्राम मास का किलोग्राम हो गया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, लेकिन एक सेकंड और मिलता है हमें टाइम से. ठीक है, तो सेकंड स्क्वायर से
1 सेकंड का पावर कम हो जाएगा, तो यू विल गेट अपॉन में क्या मिलेगा आपको, सिंगल सेकंड मिलेगा, ठीक है, नहीं किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स इन सेकंड को ऊपर लेके आएंगे तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूनिट बनता है न्यूटन सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आपको समझ में आ गया होगा। आई का जो यूनिट हम निकालते हैं F इंटू टी है, ठीक है, और फोर्स को हम फोर्स होता है M इंटू ए, ये हो गया T, ये हो गया किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और यहाँ भी 1 सेकंड है तो स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू गेट किलोग्राम मीटर, सेकंड को ऊपर लेकर आएंगे तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इसका इम्पल्स फोर्स का यूनिट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एरिया अंडर एफटी ग्राफ गिव्स इम्पल्स, ठीक है, जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जो एरिया मिलता है आपको अंडर द एफटी ग्राफ एक्चुअली इट विल गिव यू द इम्पल्स। देयर इज अनदर फार्मूला ऑफ इम्पल्स, ओके, वी कैन फाइंड by using the change in momentum actually, because we know the Newton's second law. What is the Newton's second law? The rate of change of momentum is equals to the force actually. So since we know that F is equal to P2 minus P1 upon T, okay, then from here putting this value of F in this formula, then what you get, I is equal to P2 minus P1 upon T into T, okay, then clearly you will get P2 minus P1. Now this is the change in momentum. Now you can also say this impulse is equal to change in momentum. तो स्टूडेंट इस तरह से यू गेट द थ्री फार्मूलाज, वन इज I is equal to F average into T, okay, and also if you have given the limit of time then you can find out the impulse by using this formula, okay. If you have given the change in momentum, this change in momentum will be also equals to the impulsive force. Now there are so many examples, okay, some of them I have taken here. Examples: hitting, kicking, cutting, catching, jumping, diving, and collision, etc. In all these cases an impulsive effect you get, okay. तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो इम्पल्सिव फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि एक सडन जो फोर्स एक्सर्ट होता है, यानी कि एक फॉर ए शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसको हम इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। आपने किसी को स्लैप किया तो इसको हम इम्पल्सिव इफेक्ट कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए था। इस तरह से जब आप बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं तो एक जर्क आपको जब फील होता है, जब बाइक किसी ऐसे ठीक है ब्रेकर से गुजरती है एक्चुअली, तो आप देखेंगे जब ब्रेकर से गुजरती है, पास होती है बाइक, तब उस केस में आप देखते हैं आपको जर्क फील होता है, ठीक है। ये जो इफेक्ट फील होता है इसको हम इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं कि इस इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, इस इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि जो फोर्स आपकी बॉडी पर लग रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सॉकर्स का यूज़ करते हैं। उसमें स्प्रिंग्स लगी होती हैं और स्प्रिंग जो है वो टाइम इंटरवल को इंक्रीज़ कर देती हैं, और अगर टाइम इंटरवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो उस केस में जो है फोर्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। यानी इम्पल्स तो जो लगना है, जो इफेक्ट बन रहा है वो इफेक्ट तो सेम रहता है, लेकिन आप उस इफेक्ट को जो आप फील कर रहे हैं उसको आप उसकी वैल्यू को आप रिड्यूस कर सकते हैं एक्चुअली बाय इंक्रीजिंग द टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, नोट करके ये देखिएगा स्टूडेंट्स, दिस I is equal to F into T if time of contact is increased। अगर हम टाइम को इंक्रीज कर देते हैं तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इम्पल्स जो बन रहा है वो तो बनेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू तो सेम है, ठीक है। बस हम कर क्या सकते हैं, हम इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं तो दूसरे की वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम टाइम को डिक्रीज करें तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए इम्पल्स बन रहा है 50, ठीक है, इस 50 को आप 5 into 10 भी लिख सकते हैं और 10 into 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे दोनों की वैल्यू से आपको 50 मिलेगा, या तो आप 5 into 10 लें या 10 into 5 लें, दोनों के प्रोडक्ट से आपको 50 ही मिलता है। लेकिन स्टूडेंट्स हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हमने देखा स्टार्टिंग में हमने देखा यहाँ इस केस में आप देखिएगा यहाँ पर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, टाइम की वैल्यू कम है। अगर हम टाइम को इंक्रीज कर दें तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो इस फोर्स को कम करने के लिए हम टाइम को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। हमने 5 से 10 बना दिया और ये 10 से 5 हो गया, ठीक है, तो फोर्स डिक्रीज हो गया। क्लियर? इसी तरह से इन हिटिंग और किकिंग ए बॉल वी डिक्रीज द टाइम। जब हम किसी चीज को हिट करते हैं या किक करते हैं, बॉल को किक करते हैं, तो क्या करते हैं उसमें हम टाइम को डिक्रीज करते हैं, इसलिए जो इफेक्ट बनता है वो इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इन हिटिंग और किकिंग ए बॉल वी डिक्रीज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट सो दैट लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉल प्रोड्यूसिंग ग्रेटर एक्सेलरेशन।
Okay, so when we decrease the time, then acceleration which is produced in that body actually it will increase. It will increase because we decrease the time here. So this is the example, okay, to understand this thing कि when we decrease the time, ये डिक्रीज का केस हो गया. जब हम टाइम को डिक्रीज करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, यानी बॉडी के अंदर जिस बॉडी को आप हिट या किक कर रहे हैं उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. ओके, अगर आप कम टाइम में उस पर फोर्स लगाते हैं. ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स जो सेकंड इसका केस है, इन कैचिंग ए बॉल. जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तब उस केस में आप जब कैच करते हैं, बॉल कैच करते हैं, यू लोअर योर हैंड एक्चुअली. तो आप क्या करते हैं, यू ड्रॉ योर हैंड. तो आप जो है अपने हैंड्स को पीछे लेकर आते हैं ताकि आपके हैंड्स पर जो है जो बॉल का जो फोर्स लग रहा है वो उसका इफेक्ट कम हो जाए. ठीक है, तो उस इफेक्ट को कम करने के लिए आप अपने हाथों को, अपने हैंड्स को पीछे लेते हैं और उसको यहाँ पर कैच ना करके आप थोड़ा पीछे कैच करते हैं बॉल को. ठीक है, उससे उसका इफेक्ट कम हो जाता है. यूजिली कैच द बॉल एक्चुअली. इन कैचिंग ए बॉल, ए प्लेयर बाय ड्रॉइंग हिज हैंड्स बैकवर्ड्स इंक्रीजेस द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट. तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज किया. बॉल को हम यहाँ कैच ना करके हम यहाँ कैच कर दें तो ये टाइम इंटरवल हमने इंक्रीज कर दिया. तो ये टाइम इंटरवल इंक्रीज करने से हमारा फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. ओके, जिससे इफेक्ट कम हो जाता है. क्लियर? एंड सो लेसर फोर्स एक्ट्स ऑन हिज हैंड्स एंड हिज हैंड्स आर सेफ फ्रॉम गेटिंग हर्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, here we have taken two examples, two questions. Okay, on the basis of this impulsive force, impulsive effect. The exact question number 1 is, a ball of mass 150 gram moving with an acceleration 20 meter per second square is hit by a force which acts on it for 0.1 second. Okay, this is a very short interval of time. तो जहाँ आप देख रहे हैं टाइम बहुत कम है, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स देख रहे हैं आप 150, यहाँ पर आप देख रहे हैं हिट बाय ए फोर्स एक्चुअली. तो ये फॉर अ शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए आपको फोर्स फाइंड करना होगा यहाँ पर. ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन, so in this question is asking you to find out the impulsive force, impulsive effect. As we know the formula, I is equal to F into T, and we have given mass and acceleration actually. हमें बॉडी का मास दिया हुआ है, बॉल का मास दिया हुआ है और उसका एक्सेलरेशन, उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो दिया हुआ है. ठीक है, डायरेक्टली हमें फोर्स नहीं गिवन है. तो इंपल्सिव फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ को हम एम इंटू ए लिखेंगे. ठीक है, इंटू टाइम हो गया. एंड वी हैव गिवन, बिकॉज वी हैव गिवन मास इन ग्राम एक्चुअली, फर्स्ट विल कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम. ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से एक्चुअली. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से तब आपको क्या मिलेगा, 0.15. ठीक है, नाउ इनटू एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 20 इज ऑलरेडी इन एमके सिस्टम. 150 को हमने एमके सिस्टम में कन्वर्ट करके 0.15 बना लिया. ठीक है, 20 पहले से ही एमके सिस्टम है इसलिए डायरेक्टली पुट करेंगे इनटू टाइम सेकंड, ये भी एमके सिस्टम है 0.1. ओके, मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलता है, 0.3 न्यूटन सेकंड. न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ इंपल्सिव फोर्स. Okay, this is the answer. Your answer is 0.3 Newton second. Clear? Now students, I have taken the next one. Next question is a force of 50 dynes. Okay, this force is given in CGS system. Is acted on a body of mass 5 gram which is at rest for an interval of 3 seconds. What is impulsive force? Again, we are going to find out the impulsive force. The formula is I is equal to F into T, and you have given here, you have given the force actually, but it is in dyne, and one dyne is equal to होता है 10 to the power minus 5 Newton. Okay, so we'll multiply this 50 by 10 to the power minus 5. So it becomes in now it becomes in MK system 50 into 10 to the power minus 5, क्योंकि 1 Newton is equal to होता है 10 to the power minus 5 dyne. ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम गिवन है आपको 3 सेकेंड. ओके, पुट करके हमने मल्टीप्लाई किया इसको. मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये आंसर मिलता है 1.5 10 to the power minus 3 न्यूटन सेकेंड. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.